हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 42nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ सुपर एलिवेशन विद स्पीड, गोज एंड रेडियस ऑफ द कर्व। इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंगली आपको एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे रिगार्डिंगली आपको सब्जेक्टिव और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इन एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर अभी तक आपने जो है सुपर एलिवेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, और आप सुपर एलिवेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझिए। उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हो और सुपर एलिवेशन के बारे में पूरी जानकारी जो ले सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि रिलेशनशिप ऑफ सुपर एलिवेशन विद गोज, रेडियस ऑफ द कर्व एंड द स्पीड। रिलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन विद गोज, स्पीड एंड रेडियस ऑफ द कर्व। हम इस रिलेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन ए ट्रेन मूव्स ऑन ए कर्व इट इज़ सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग फोर्स। जब हमारी ट्रेन एक कर्व पर मूव करती है तो उस पर कौन सी फोर्सेस लगती हैं उनके बारे में जानते हैं। द वेट W ऑफ द ट्रेन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो हमारे ट्रेन का वेट होता है उसे हम जहाँ पर W कंसिडर कर रहे हैं, हमारी ट्रेन का वेट जो है उसके CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल ही लगता है। जैसे जहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारे ट्रेन के व्हील्स, जहाँ पर इसकी पूरी बॉडी होगी और इसकी जो CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट पर लाई कर रही है। इस पॉइंट से जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसे हम वेट कंसीडर कर रहे हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्टिंग हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड थ्रू द CG ऑफ द ट्रेन। जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जिसे हमने F कंसीडर किया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जहाँ पर मैंने आपको सुपर एलिवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। एक कर्व ट्रैक पर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रेल को ट्रैक से बाहर की तरफ पुश करती है, फोर्स लगाती है। तो जहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारा CG पॉइंट से हमारी जो हॉरिजॉन्टली प्लेन में फोर्स लग रही है, जो कि हमारी ट्रेन को ट्रैक से आउटर की तरफ जो है पुश कर रही है, उसे हम F कंसीडर कर रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी फोर्स F, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी तरह जो वेट के नीचे लग रही है वो भी है F यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है द रिएक्शन R एक्टिंग अपवर्ड नॉर्मल टू द ट्रैक एंड इज इक्वल टू द रिजल्टेंट R ऑफ F एंड W। जो हमारी R रिएक्शन है वो हमारे इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर लग रही है, जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर वर्टिकली जो है एक्ट कर रही है। आप इस R रिएक्शन को इसे भी आप देख सकते हो, जो CG से बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। जो हमारी W फोर्स होती है उसमें वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जैसे जो हमारी अर्थ ट्रेन को खींच रही है, ग्रेविटी लग रही है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उसे हम वेट कंसीडर कर रहे हैं। और जो CG से इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स लग रही है उसे हम R कंसीडर कर रहे हैं। ये R फोर्स जो होती है वो हमारे W और F की रिजल्टेंट फोर्स होती है। नेक्स्ट हम इसके कुछ सिंबल्स के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। हमने किस अल्फ़ाबेट या सिंबल को क्या कंसीडर किया हुआ है। सबसे पहले है R, जो कि है रेडियस ऑफ कर्व, हमने उसे मीटर में कंसीडर किया है। नेक्स्ट है G को हम कंसीडर कर रहे हैं गोज ऑफ द ट्रैक, जिसकी यूनिट है मीटर। नेक्स्ट है हमारी S, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं लेंथ ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, और इसकी यूनिट है मीटर यानी कि M। जहाँ पर आप देख सकते हो JS, आप देख सकते हो ये है हमारे इंक्लाइंड प्लेन का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम S कंसीडर कर रहे हैं। और जो हमारे रेल्स के बीच इनर डिस्टेंस होगा, इनर रेल्स के बीच डिस्टेंस होगा, उसे हम G कंसीडर कर रहे हैं, जिससे कि हम कहते हैं गोज। नेक्स्ट है स्मॉल e, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं सुपर एलिवेशन, जिसकी यूनिट भी हम जहाँ पर मीटर कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों ट्रैक के रेल्स के बीच का जो डिफरेंस है हम उसे ई कंसीडर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट है अल्फ़ा को हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जहाँ पर भी आप अल्फ़ा को देख सकते हो और जहाँ पर भी अल्फ़ा को देख सकते हो, जहाँ पर भी अल्फ़ा एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है स्मॉल g, जिसे कि हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.81 होती है। नेक्स्ट है स्मॉल v, जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। और इससे नेक्स्ट है
बिग बी, इसे भी हम स्पीड ऑफ व्हीकल ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसकी यूनिट अलग है। इसे हम जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन की स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में जो है मेज़र की जाती है। अभी इसके रिलेशन को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रेन, जिसे कि हमने एफ कंसीडर किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू स्मॉल वी स्केयर बाय जी इंटू आर। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन मूविंग ट्रेन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर हमारी जो भी फोर्सेस लगती हैं हम उसे रिजॉल्व करते हैं। इस डायग्राम में आप फोर्सेस को देख सकते हो, ये है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रही है जो कि हमारी ट्रेन को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है, उसे हमने कंसीडर किया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके बिल्कुल ऊपर जो एंगल बन रहा है ये है सुपर एलिवेशन का एंगल। ये एंगल जो बन रहा है इसे हम जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कंसीडर कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने कंसीडर किया हुआ है अल्फ़ा, और इस पर जो ऊपर फोर्स लग रही है उसे हमने कंसीडर किया है एफ कोस अल्फ़ा। जे एफ कोस अल्फ़ा जो है वो इनक्लाइंड सरफेस की फोर्स है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनमें जो है 2 एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टली एक्सिस होती है, और एक होती है वर्टिकली एक्सिस जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इनमें जो है 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इनमें से अगर किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी इंक्लाइंड फोर्स लगती है तो वो फोर्स जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है हम उसे कंसीडर करते हैं एफ कोस थीटा या फिर अल्फ़ा। जो भी आपने एंगल को जो है सिंबल दिया हुआ है, हमने अल्फ़ा एंगल दिया है तो हमारी फोर्स बनेगी एफ कोस अल्फ़ा। उसी क्वाड्रेंट में जो एरिया बचता है, जो एंगल बचता है, हम उसे कंसीडर करते हैं एफ साइन अल्फ़ा। इसलिए हमारी पहली फोर्स आ गई जहाँ पर एफ कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। अभी आप कहेंगे कि डब्ल्यू साइन अल्फ़ा हमारी फोर्स कैसे आई। जो हमारी एफ कोस अल्फ़ा फोर्स होती है उस फोर्स के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है नीचे की तरफ को, परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बनाती है उस फोर्स का, उसे हम हमेशा जो है कंसीडर करते हैं एफ साइन अल्फ़ा। जो हमारी एफ कोस अल्फ़ा फोर्स लग रही है उसका जो एंगल होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारी एफ साइन अल्फ़ा का एंगल भी होगा। इसी वजह से हमारे नीचे की तरफ जो है डब्ल्यू के साथ जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है एफ कोस अल्फ़ा के। आप देख सकते हो जो बिल्कुल 90 डिग्री पर ये एंगल लग रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है एफ कोस अल्फ़ा की तरह। जैसे इसका जो एंगल बन रहा है वो भी नीचे की तरफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इसका एंगल भी जो है नीचे की तरफ को बनेगा यानी कि क्लॉकवाइज बनेगा। तो इसका एंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ। तो ये हमारी फोर्स हो गई एफ साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने फोर्सेस को रिजोल्व कर लिया है। पहली फोर्स है एफ कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। हमारी जो दो फोर्सेस अभी बन चुकी है इसे हम फर्दर जो है आगे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो हमारी एफ है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। जो फॉर्मूला था डब्ल्यू स्मॉल वी स्केयर बाय जी इंटू आर। तो एफ की जगह पर हमने उस फॉर्मूले को फिल कर दिया है। इसके बाद जो कोस अल्फ़ा है उसे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। कोस थीटा या फिर अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है एडजेंस्ड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसके अकॉर्डिंगली इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। जैसे एस है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, इसके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो है अल्फ़ा। नीचे वाला है हमारा गोज, इसके बीच में जो हाइट है इसकी वो है ई यानी कि सुपर एलिवेशन। अगर हम जो है इसे कंसीडर करेंगे तो हमारा जो जे एस सरफेस बनेगा इसे हम हाइपोटेन्यूस मानेंगे, और नीचे वाले सरफेस को हम मान रहे हैं एडजेंस्ट, और इसकी हाइट को हम देखेंगे तो जे है हमारी ऑपोजिट। तो कोस थीटा या फिर कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एडजेंस्ट बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेंस्ट है जी और हाइपोटेन्यूस है एस। तो कोस अल्फ़ा की जगह पर हमारी जो वैल्यू आई वो आई जी बाय एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमारा जो है डब्ल्यू ही रहेगा, और इनटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, जब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो जहाँ पर हमारी ऑपोजिट है ई,
यानी कि सुपर एलिवेशन, और हाइपोटेन्यूस है इंक्लाइंड सरफेस यानी कि एस। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई E/S। तो इन वैल्यू को जो है हम रिजोल्व कर लेते हैं, आगे इसकी जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई स्मॉल e इज इक्वल टू, यानी कि सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू जी स्मॉल v स्क्वायर बाय जी आर मीटर। जहाँ पर जो हमारी स्मॉल v है उसे हमने क्या कंसीडर किया था, उससे भी हमने स्पीड ऑफ ट्रेन कंसीडर किया था, लेकिन उसकी जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे आपको पता है कि हम ट्रेन को किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कंसीडर करते हैं, तो हमें इस स्मॉल v को बड़ी बी यानी कि बिग बी में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फैक्टर है, हमारी जो छोटी v होती है वो इज इक्वल टू 0.278 इंटू जो बड़ी बी होती है उसके इक्वल होती है। तो जहाँ पर हमने स्मॉल v की जगह पर इस वैल्यू को जो है फिल कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया है। इसमें हमने g की वैल्यू भी फिल कर दी, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.81। तो इन दोनों को जो है कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना सुपर एलिवेशन का वो था g बिग बी स्क्वायर बाय 127 r मीटर। तो इस फॉर्मूले से हम जो है किसी भी ट्रैक के सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि बीजी यानी कि ब्रॉड गोज हमारा ट्रैक है, तो उसके लिए सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, जहां हम सिंपली जो क्या करेंगे जी यानी कि जो हमारा गोज है उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। बीजी यानी कि ब्रॉड गोज का जो गोज होता है वो कितना होता है, उसका गोज होता है 1.676 मीटर। तो जी की जगह पर हम उसे फिल कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ब्रॉड गोज के लिए इज इक्वल टू 1.676 वी स्क्वायर बाय 127 आर मीटर। इसी तरह मीटर गोज में हम 1 मीटर फिल कर देंगे और नैरो गोज में 0.762 मीटर। तो हमारे तीनों फॉर्मूले इस तरह से जो डिराइव्ड हो जाएंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन। हमने जो है सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने का फॉर्मूला तो ढूंढ लिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी हैं इंडियन रेलवे के द्वारा कि हम उस लिमिट से ज़्यादा एक ट्रैक पर जो है एक कर्व पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो भी गोज होगा उस गोज का जो 10th% होगा, यानी कि 10वां हिस्सा होगा, उससे ज़्यादा हम जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमारा बीजी के मैक्सिमम लिमिट होगी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की 1.676 बाय 10, यानी कि इसका 10वां हिस्सा, और ये मीटर में है इसलिए हमने इंटू करके इसे जो है 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारी वैल्यू mm में आ सके। तो हमारी वैल्यू आई 167.6 mm, यानी कि हम किसी भी हाल में बीजी यानी कि ब्रॉड गोज पर 167.6 mm से ज़्यादा सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। इससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो पैसेंजर को कंफर्टेबल राइड नहीं मिलेगी और साथ में डीरेलमेंट के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। ऐसे ही हमने मीटर गोज के लिए कैलकुलेट की और नैरो गोज के लिए कैलकुलेट की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैन डेफिशिएंसी के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।